हेलो बच्चों। तो आज हम आ चुके हैं आईएसएसओ ओलंपियाड वर्कबुक के साथ। बिकॉज मुझे लास्ट टाइम से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ आप आईएसएसओ का वीडियो बनाओ ना। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मुझे पता चला है कि आईएसएसओ ओलंपियाड भी होता है। बिकॉज आज तक जितने भी बच्चों से डील किया है तो वो हमेशा साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड साइंस, मैथ से डील करते थे, लेकिन आईएसएसओ भी होता है ये पहली बार पता चला, और वो भी आप लोगों की वजह से। तो चलिए जल्दी से कुछ ग्रैब करते हैं नॉलेज एंड फटाफट चैप्टर सॉल्व करते हैं। पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझा सकूं, जो मैं साइंस में बहुत सारे वीडियो में नहीं कर पाई। तो फटाफट चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 है आवर अर्थ। तो इसमें हम अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेट स्किल में मतलब जो हम टॉपिक इसमें कवर करेंगे वो है फीचर्स ऑफ अर्थ, ग्रिड्स ऑन द अर्थ, लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज, ग्लोब एंड मैप्स, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम इसमें क्वेश्चंस कवर करने वाले। टोटल मैं ये चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी ताकि ये चैप्टर मतलब आपके लिए लेंदी ना हो और आप बहुत जल्दी बोर ना हो जाओ। एंड कोशिश करूंगी कि एक एक क्वेश्चन अच्छे से आपको डिफाइन करके समझा सकूं एंड सॉल्व कर सकूं। ओके, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 1। रीड द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल द ब्लैंक्स। ओके, पहला फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, डैश डेज आर टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। मतलब अर्थ को कितने दिन लगते हैं अपने ही एक्सिस में घूमने के लिए, मतलब अपने ही का एक रोटेशन, खुद का ही एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसे कितने दिन लगते हैं। जाहिर सी बात है उसे 1 दिन लगते हैं। ठीक है, 1 डे। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपको, डैश डेज। अब यहाँ पे पूछा है डैश डेज इज टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो इसका आंसर होगा सन के इर्द गिर्द घूमने में, अपने ही ऑर्बिट में सन के इर्द गिर्द घूमने में उसे कितने डेज लगते हैं। तो 365 1/4 डेज लगते हैं। समझ में आया? इसी की वजह से कि एक साल में, 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है। क्यों? क्योंकि ये 1/4 डेज जो है वो एट द एंड ऑफ द 4th ईयर में उसे फरवरी के महीने में ऐड किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन से है। ये सिंपली हम जानते हैं कि 1 दिन लगता है अर्थ को अपने ही एक्सिस में घूमने के लिए एंड एक रिवोल्यूशन लगता है उसे सन के इर्द गिर्द घूमने के लिए, मतलब 365 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ड्यू टू द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ एट द एंगल, टिल्टेड एक्सिस मतलब हमारा अर्थ जो है वो कभी भी ऐसे सीधा नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा ही समझ लो, टिल्टेड है, ऐसे इस तरीके से झुका हुआ है। तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्या पूछा है, जिसके वजह से क्या हो सकता है, सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैन नेवर बी द सेम एज द सीजन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। राइट है, क्योंकि जब नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर सीजन अलग सीजन फेस करेगा, तो जाहिर सी बात है सदर्न हेमिस्फीयर एक अलग सीजन से फेस करेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव समर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर विल हैव विंटर। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन करेक्ट है। सदर्न हेमिस्फीयर विल ऑलवेज हैव समर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल ऑलवेज हैव विंटर। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सीजन चेंजेस होते रहते हैं। नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए विल बी अ करेक्ट आंसर, बिकॉज हमारा अर्थ टिल्टेड होने की वजह से सेम सीजन दोनों में भी नहीं होगा। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग सीजन है तो सदर्न हेमिस्फीयर में एक अलग सीजन एक्सप्रेस करने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, पार्ट्स नियर द इक्वेटर हैव नो मार्क्ड डैश बिकॉज डैश। पार्ट्स नियर द इक्वेटर्स, जो इक्वेटर के पास है उन्हें डायरेक्टली सनलाइट मिलती है, हैव नो मार्क्ड। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन ए में, फॉरेस्ट दे फेस द सन फॉर 6 months कंटिन्यूसली, लैंडफॉर्म दे फेस द सन फॉर 6 months कंटिन्यूसली, season they remain at almost same angle to the sun throughout the year, water bodies they remain at
same angle to the sun throughout the year? See, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज मैंने आपको क्या कहा कि टिल्टेड होने की वजह से सन की जो डायरेक्ट रेज होती है वो इक्वेटर में थ्रू आउट द ईयर होती है, जिसके वजह से सीजन दे रिमेन एट ऑलमोस्ट सेम एंगल टू द सन थ्रू आउट द ईयर। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ग्रेडस मर्केटर वॉज अ डैश। ही इज़ अ डच कार्टोग्राफर जिन्होंने 1569 में, आई थिंक सो, उन्होंने मैप बनाया था, फर्स्ट क्रिएटेड द मैप। तो उन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया था। इमेजिन करो वो कितने मतलब इंटेलिजेंट होंगे जिन्होंने वर्ल्ड मैप पहली बार बनाया था, जिसे थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ चेंज किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं दिशा उन्होंने ही दिखाई है, राइट। तो ग्रेडस मर्केटर इज अ डच कार्टोग्राफर। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी जो है स्मॉलेस्ट कंट्री है, तो ये एक गलत है। और आपको जान के हैरानी होगी, 2013 के सेंसस के हिसाब से उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 800 पीपल की है। वेटिकन सिटी एक वेटिकन कंट्री भी है जो यूरोप में स्थायिक है। ओके, अब यहाँ पे ओशन इन द वर्ल्ड 5, ग्लोब जो है मॉडल ऑफ द अर्थ, ये भी सही है, ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। रशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, नो, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। So option C will be your correct answer. Okay, let's do the question number 6. Which of the following map symbol shows a breach? तो ये कौन सी, ये जो आपको डायग्राम दिखाई गई है अलग अलग, तो कौन सी चीज़ आपको ब्रीज दिखाती है? तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके की लाइन अगर बने हुए होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इस सिंबल को हम कहते हैं रेलवे, मतलब रेलवे का वो सिंबल है। ये जो है ये रोड है, दिस वन इज ब्रिज और दिस वन इज सी। तो हमें आपको पूछा गया है कि ब्रिज का सिंबल कौन सा है, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, ओके, विच मेरिडियन हैज बीन डेजिग्नेटेड एट द इंटरनेशनल डेट लाइन? तो कौन से मेरिडियन को डेजिग्नेटेड किया जाता है एज अ इंटरनेशनल डेट लाइन? तो वो है 180 डिग्री। 180 डिग्री जो है उसे आप इंटरनेशनल डेट लाइन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, रिफर टू द गिवन पाई चार्ट। तो यहाँ पे अलग अलग पाई चार्ट दिखाया गया है, तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। विच ऑफ दिस पाई चार्ट करेक्टली रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय द वाटर? तो पोर्शन ऑफ द अर्थ हमें पता है कि हमारे अर्थ में 70% वाटर है, वेर इज 29 to 30% जो है वो लैंड है। तो फिर यहाँ पे ये पोर्शन 3/4 पोर्शन यहाँ पे लैंड दिखा रहा है, वेरस ये सारा पोर्शन जो है यहाँ पे वाटर दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सेलेक्ट द, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, सेलेक्ट द ऑड वन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लैंड फॉर्म। आटाकामा जो है वो एक डेजर्ट है, कालाहारी जो है वो भी एक डेजर्ट है, शिवालिक एंड सहारा, सहारा इज अ डेजर्ट एंड शिवालिक इज अ माउंटेन रेंज। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आटाकामा के बारे में जस्ट अभी रिसेंटली स्टैंडर्ड 5th के सोशल के टेक्स्ट बुक में बच्चों को पढ़ाया था। ये एक डेजर्ट है, मतलब अगर उन्हें पढ़ाने से पहले अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता तो शायद मुझे इसका आंसर नहीं आता, लेकिन आटाकामा अभी एक रिसेंटली मैंने एक टेक्स्ट बुक में सोशल में बच्चों को पढ़ाया है, तो इसीलिए मुझे पता है कि आटाकामा, कालाहारी एंड सहारा इज अ डेजर्ट और शिवालिक जो है वो एक माउंटेन रेंज फॉर्म है। नाउ क्वेश्चन 10 में पूछा है आपको, पेट्रोलियम टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इज अ डैश। तो आपको ये पता रहे, पेट्रोलियम हो, केरोसिन हो या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ मतलब
मतलब ऑयल हो, नेचुरल ऑयल हो, तो वो जब भी निकाला जाता है तो वो हमेशा क्रूड ऑयल के फॉर्म में होता है। मतलब कच्चा तेल जिसे आप कह सकते हैं, और इसमें सारे जो तेल होते हैं वो मिक्सअप होते हैं, तो इन्हें अलग किया जाता है निकाल के। तो कैसे निकाल के इसे अलग करते हैं, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बता दूं। अगर मान लो कि एक तेल है जिसमें डीजल भी, पेट्रोल भी, केरोसिन भी, सब कुछ मिक्सअप है, तो उसे एक अलग अलग टेम्परेचर में उसे गर्म किया जाता है। तो एक टेम्परेचर में पहुंच जाने के बाद केरोसिन जो है वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसे तब जाके वहाँ पे आप सेपरेटली उसे ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। फिर उसके बाद वही चीज़ पेट्रोलियम से भी होती है। तो क्रूड ऑयल के फॉर्म में होता है पेट्रोलियम, और फिर उसके बाद उसे अलग किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, स्टडी द गिवन रिलेशनशिप एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आर्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोनों ही नॉर्थ साइड में है, इस चीज़ का याद रखें। और आपको बेटर बताने के लिए मैंने यहाँ पे एक, मेरे पास मैप की टेक्स्ट बुक थी, तो मैंने वो ले लिया है, तो शायद इससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये इक्वेटर है जो हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाले पार्ट को आप नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को साउथ पोल बोलते हैं। उसके बीच में यहाँ पे आता है नॉर्थ पोल, और इक्वेटर के बीच में जो लाइन लाइज करती है, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है उसे आप कहते हैं, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे दिखाया जाता है। वेरस नॉर्थ पोल के पास जो आर्टिक सर्कल है उसे आप 66.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, आर्टिक सर्कल पूछा गया है, आर्टिक सर्कल, तो इसका आंसर होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक सोलर पैनल है। एंड सोलर पैनल किस वजह से यूज किया जाता है, वो सन की जो एनर्जी होती है उसे वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज कर सकते हैं। ये एक नेचुरल सोर्स है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी जब यूज करते हैं तो आपको, मतलब ये एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस है जो कभी खत्म नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ऑप्शन ए में पूछा है, इट गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम रेनफॉल। तो क्या इसे जो एनर्जी मिलती है वो रेनफॉल से मिलती है? नो, इट्स रॉन्ग। इट ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन। यस, ये एनर्जी कहाँ से लेती है? सन से लेती है। कोल इज बर्न फॉर रनिंग इट। क्या कोयला को जलाया जाता है इसे जलाने के लिए, मतलब इसे चलाने के लिए? तो नो। इट्स टेक एनर्जी फ्रॉम द विंड। नो। विंड विंड फैन जो होती है, विंड एनर्जी, वो अलग है, लेकिन सोलर पैनल जो है वो सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। एंड इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। सन की जो धूप है वो एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, डैश इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जस्ट हमने अभी ही पढ़ा है, सन इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, बिकॉज ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। जहाँ की कोल, ओर और पेट्रोलियम, ये अगर ज़्यादा मात्राएं में यूज़ की जाए तो एक वक्त के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएगी, मतलब किसी को नहीं मिलेगी। सो सन इज़ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, और हमें इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। सो होप सो आपको ये 13 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं पार्ट 2 कल ही डाल दूंगी, तो आप चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि जैसे आपको ये बेनिफिशियल हुआ है उन्हें भी बेनिफिशियल हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून एंड बाय।